ऐसा किसी ने ठकठकाया। ऑफिस जाने को तैयार हो रही थी, इसलिए किसी का आना खल गया। कपड़े भी तो ठीक से नहीं पहन पाई थी। ऑफिस जाने की व्यवस्था और असमय आगंतुक के कारण मैं क्षुब्ध हो आया था। दरवाजे पर चपरासी था। उसने बताया कि मेम साहब याद कर रही है। मेम साहब यानी श्रीमती डेविड, युवा महिला संघ की सेक्रेटरी। मन में खीस भर रही थी कि ऑफिस जाने के वक्त ही बुलाने की जरूरत क्यों पड़ गई। जैसे तैसे कपड़े पहने और नीचे आई। मेज के पीछे से चश्मे में छिपी हुई आंखें उठाए बिना उन्होंने कहा, बैठिए। देखिए मैडम, मुझे ऑफिस जाना है, आप शाम को बात नहीं कर सकती? मैंने धीरज संभालते हुए कहा। बात यह है कि मुझे ज्यादा कुछ तो कहना नहीं है और शाम तक हो जाएगी देर। अपनी आवाज को और मीठा बनाते हुए उन्होंने कहा, माय डियर चाइल्ड, बुरा मत मानना, इस संघ के भवन में तो केवल कुंवारी या विधवा लड़कियां ही रह सकती है। इसके सिवा दूसरे के लिए हमारे यहाँ रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। वैसे तुम चिंता मत करो, महीने 2 महीने जब तक कोई अन्य व्यवस्था नहीं हो जाती तुम यहाँ रहो। लेकिन मैडम, जब मैंने यहाँ प्रवेश लिया था मैंने इस बात को छुपाया नहीं था, और फिर अब तो मुकदमा भी शुरू हो चुका है। पिछले 5 साल से तो मैं बिल्कुल अकेली रह रही हूँ। जब मैं इस भवन में आई उस वक्त ऐसा कुछ बता देती। बात पूरी उन्होंने सुनी नहीं, बीच में बोल उठी, अब देखिए, उस वक्त तो हमसे गलती हुई। आपकी उस गलती के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहती, लेकिन मैडम, आपके इस नियम में न्याय नहीं है, तर्क नहीं है। उन तमाम लड़कियों के बारे में आप क्या सोच रही हैं जो कुंवारी तो नहीं है पर अपने को मिस लिखती हैं? आप जानती भी हैं उन्हें? उनके चेहरे पर तनाव झलक रहा था। कुर्सी पर सीधे बैठ गई और थोड़ी देर तक मेरी आंखों में देखती रही। फिर बहुत सूखी हुई आवाज में बोली, डियर चाइल्ड, यू आर नॉट कंसर्न। मुझे लगा जैसे यहाँ निजी व्यवहार के रास्ते में एक अंधी गली है। शायद मेरे चेहरे पर गहरा असंतोष उभर आया था। उस असंतोष को श्रीमती डेविड ने पहचान लिया, लेकिन उनके चेहरे का भाव बदला नहीं। अपने आप को नियंत्रित रखते हुए उन्होंने कूटनीति भरे स्वर में फिर वही बात दोहरा दी कि वे मजबूर है, और यह भी कि उस मामले में नियम बहुत साफ है। नियम बहुत साफ है? मेरा गुस्सा फूट पड़ा। यानी जो झूठ बोलकर नियम तोड़े वो सही है और जो सच बोलकर वैसा ही करे वो अपराधी है? यह नियम नहीं, ढकोसला है। और भी जाने मैं क्या क्या उस वक्त गुस्से में कह गई। मेरे उन शब्दों की क्या प्रतिक्रिया हुई यह पढ़ने की स्थिति में मैं नहीं थी। उनका कमरा छोड़ते हुए मैंने कहा, मुझे नहीं चाहिए आपकी कृपा। 1-2 महीने नहीं, 1-2 दिन भी ठहरना मैं अपमान समझती हूँ। आपने नियमों का ज्ञान कराया, इसका आभारी हूँ। के लिए तैयार हुई थी, लेकिन अंतस्थल अस्त व्यस्त हो उठा था। मन इतना ज्यादा उद्विग्न हो गया था कि ऑफिस जाने की इच्छा नहीं हुई। तेजी से अपने कमरे में लौटी और जो चीज हाथ आई उसे उठा उठा कर बिस्तर पर पटकती चली गई। बिस्तर के ऊपर और आसपास फर्श पर चीजें बुरी तरह बिखर गई। सच तो यह है कि शोभ की अभिव्यक्ति के सिवा यह भवन छोड़ने की तैयारी भी करनी है, यह मैं भूल गई। उधड़ गए बिस्तर के सिरे से एक नन्हा सा रूप हला फ्रेम चमक रहा था। फ्रेम के बीच में दिखाई देते काले सफेद धब्बों के बीच अचानक एक कोमल चेहरा उभर आया। उस कोमल आकृति के उभरते ही जैसे खौलता हुआ शौक धीरे धीरे बैठने लगा। शुद्ध मन आर्द्र हो गया, आंखों की कोर भी गीली हो आई। साहस नहीं हुआ कि रूपहले फ्रेम में मड़ी हुई एक भोले चेहरे की वह तस्वीर हाथ में उठा लूं। शोक का वह उबाल थम गया था, इसलिए धीरे धीरे बिखरा हुआ सामान एकत्र करती रही। लेकिन ऐसा लगा कि जैसे जैसे मैं सामान इकट्ठा करती जाती हूँ मन की गांठें बिखरती जाती है, जैसे एक कसी हुई रस्सी जिसका एक एक तार बिखरता जा रहा हो। एक चीज के साथ जुड़ी किसी दूसरे चीज के अलग होते ही सब कुछ बिखरने लगा, सब कुछ टूटने लगा। परित्यक्ता केवल इसी एक शब्द के साथ बिखराव और टूटने की लंबी श्रृंखला जुड़ी हुई है। टूटन के इस अछोर क्रम में आज युवा महिला संघ के भवन से यह अलगाव भी स्वीकार करना होगा। दूसरा उपाय नहीं। निरंतर अपने आपस से लड़ती हुई अब मैं यहाँ पर यह छोटी सी लड़ाई छेड़ दूं, यह नहीं होगा। हाथ एक निश्चित दृढ़ता के साथ काम करने लगे। थोड़ी देर में संघर्ष के जीवन से धड़कते हुए उस कमरे में निष्प्रभ वातावरण उतर आया। सामान अधिक नहीं था। उसे सावधानी से इकट्ठा करने के बाद मैं नीचे आई। फोन श्रीमती डेविड के ही कमरे में था। एक क्षण ठिठकने के बाद बिना उनकी ओर देख मैं फोन की ओर बढ़ गई। उन्होंने भी संभवतः मेरी ओर नहीं देखा। कुमुद फोन पर ही मिल गई। मैंने कहा कि उसे तुरंत यहाँ युवा महिला संघ पहुँचना होगा। कुमुद को आने में कोई 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगा होगा, लेकिन मुझे ऐसा अनुभव हुआ जैसे एक युग बीत गया हो।
अभी वह टैक्सी से उतरी ही थी कि लपक कर मैं उसके पास पहुंच गई। मैंने कहा कि वह टैक्सी अभी जाने न दे। कुमुद कुछ पूछे कि इससे पहले मैं झपटती हुई अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। सामान नौकर के बजाय खुद उठाकर किसी तरह लड़खड़ाती हुई टैक्सी के पास आई। कुमुद परेशान हो आई। मैंने उससे सिर्फ इतना ही कहा, घर चलो, वहीं सब कुछ बता दूंगी। छोटी सी कोठरी कहाँ जा सकता है उसे, एक बड़ी कोठी के सर्वेंट क्वार्टर की मामूली सी कोठरी। अवसर दूसरा होता तो शायद मन से निकलता कि महलों से झोपड़ी में आ गई, लेकिन कुछ सोच न सकी। खुद की सहानुभूति से वह कोठरी बिना सजावट के ही सजाई थी, लेकिन फिर भी मन बहुत उद्विग्न होकर भटकने लगा। सामान खोलकर रखते हुए बार बार बरसों पहले का अपना वह घर स्मृति को छू आ जाता था, जिसे कभी मैंने और शोभन ने बड़े यत्न से गुलाब, पनसुतिया और नील कमल उगा उगा कर अपने हाथों सजाया था। उसमें कैक्टस पर लताएं चढ़ा दी थी। वह सुंदर सा घरौंदा था जिसे बड़े प्यार से सजाया था। वह घर सादा था लेकिन सुख से फूलता था। कहाँ होगा, कैसा होगा उस घर का सुख सौरभ। डाल से गिरे किसी पत्ते की तरह बरसों मैं भटकी हूँ, और आज अगर कुमुद का स्नेह मुझे अटका न लेता तो किसी अटल में ठहरना होता, यह नहीं जानती। हारा और साया, उसने कहा था कि वह जीवन भर मेरे लिए खड़ा रहेगा, मुझे छाया देगा। स्मृति के स्पर्श से मैं सिहर उठी, जैसे कोई किसी कटे हुए अंग के तंतु छूकर हरे कर गया हो। बरसों के भटकाव के बाद कुमुद के स्नेह की इस अंजूरी में ठहर कर मैं जैसे मोहविष्ट हो आई, डूब डूब जाने लगी। झूठी नशाओं से चमकती हुई दूर तक फैली रात और रेत में उभरते झूठे साए। शायद अनहोनी घट जाए, शायद आज शाम मुझे कोई लिवाने चला आए, शायद ये विवश शरण उसके दरवाजे तक जाकर ठहर जाए। शायद इलाहाबाद में अंतर सुइया की बड़ी सड़क के किनारे का एक नीला मकान। बालकनी में जूही से लतर को गालों से छूती हुई खड़ी होती हूँ तो धूप आँख से टकराने लगती है। लतर की शीतल गंध हमारे नीले कमरे में धीरे धीरे नाचती है। उस नीले कमरे में जहाँ रूठी हुई यक्ष प्रिया को उसका प्रियतम मनाता है। यक्ष प्रिया घंटों उस बालकनी में खड़ी होकर उन जाने आने वालों को देखती है, जिनमें से एक उसका अपना प्यार भी होगा। बालकनी से मकान के ठीक सामने दिखता है बड़े आंगन वाला लिपा पुता लेकिन सूना और उदास घर। खपरेल वाले उस उदास घर की दीवारों के बीच एक उदास औरत रहती है, विधवा औरत, रमन की विधवा भाभी। अक्सर देखा है कि रमन इस बालकनी की तरफ एकटक दिखता है। शायद उस वक्त भी दिखता है जब मैं शोभन के साथ घूमने जाती हूँ। पिता और बड़े भाई की अकस्मात मृत्यु के बाद घर का शायद वह एकमात्र सहारा था। बचपन में शोभन के साथ खेला था और कुछ दिनों पढ़ा भी था, लेकिन हाई स्कूल के बाद ही पढ़ाई छोड़कर उसे नौकरी करनी पड़ गई। आकांक्षाओं की राख की देरी से विधवा युवती भाभी और परिस्थितियों से विपन्न रमन का वह उदास घर पास पड़ोस की जिज्ञासा का केंद्र रहा है। जाने कितनी कल्पनाएं और कहानियां उन दोनों के साथ जुड़ गई थी, लेकिन रमन के सामने भी उपाय दूसरा नहीं था। विधवा भाभी एक ऐसा सत्य थी जिसे वह अपने कंधे से उतार नहीं सकता था। उन्हीं के जीवन से बंधे अपने भविष्य के साथ ही साथ रमन शायद यह भी देखता था कि उसके सामने नीले घर में जो जीवन है, जो रस है, वह उसे झंझोड़ता है। कुंठाओं की मार से वह तिलमिला उठा, अंदर ही अंदर एक विकृत विद्रोह से भर उठा। कभी कभी वो दिखता तो उसकी आंखों को देखकर एक अजीब सिहरन महसूस होती, कभी कभी उलझन होने लगती, मैं यहाँ हूँ या नहीं। वह एकटक लगातार घंटों किसी मूर्ति की तरह खड़ा हुआ बालकनी की तरफ घूरता रहता। उलझन से भरकर मैं बालकनी से अलग हट जाती तो कभी कभी अजीब आवाजें सुनाई पड़ने लगती। ऐसा लगता जैसे प्रेत आत्माएं कहीं लड़ रही हो। रमन ऊंची आवाज में अपनी भाभी से लड़ता था। कभी कभी ऐसा लगता जैसे भाग दौड़ भी हो रही है। पड़ोस के लोग कहते कि वह अपनी भाभी को पीटता भी है। जूही के फूलों और गुलाबों पर उतरती जाती ऋतुओं के साथ 2 बरस हवा से बीत गए। प्रेत आत्माओं की वह आवाज जूही और पनसुतिया के फूलों के साथ जैसे कांटों की तरह अनिवार्य हो गई थी। उस अस्वाभाविक और किसी हद तक मनहूस के प्रति मन सहज हो आया था। शायद एक जगह अंतस्थल में करुणा भी उभर आई थी। उसकी नियति के प्रति दर्याद्र न होना शायद अमानवीय होता। कैसा संयोग था, और वह शायद संयोग ही उसकी इस नियति का कारण भी था कि आज वह युवक एक प्रेतात्मा की तरह बेचैन हो उठा था। शोभन का बचपन का दोस्त था रमन, साथ साथ खेला था और साथ साथ पढ़ा भी था। पिता और बड़े भाई की मृत्यु के बाद उसकी कच्ची उम्र में ही परिवार का बोझ उस पर
आ गया था। हाई स्कूल मुश्किल से पास करने के बाद ही वह कॉलेज के बजाय दफ्तरों के चक्कर लगाने लगा था और फिर एक दिन टूटा लेकिन संतुष्ट व रमण एक सरकारी दफ्तर से घर और घर से दफ्तर के बीच सीमित हो गया। कभी कभी सोचती कि सामने के मकान की उन मनहूस दीवारों के भीतर क्या होगा। नौकरी से लौटा हुआ थका और पराजित रमण और घर की दीवारों में घिरी हुई उसकी विधवा भाभी। क्या वहाँ उन दीवारों के अंदर कोई झूठ फूलती होगी? क्या उस बंदे पानी में कोई नील कमल उगता होगा? अगर उगता होगा तो शायद सिर्फ एक रात के लिए और सुबह फिर मुरझाकर मर जाने के लिए। भाभी जवान थी लेकिन बंधी हुई। मर्यादाओं की दीवारें इतनी ऊंची थी कि उनके इस पार झांकना भी मुश्किल था। मुमकिन है थका और पराजित रमण उस कुंठित युवती का हकनशाही भी हो। पड़ोस में तरह तरह की बातें थी। शायद दबी जबान में ताने भी सुनाई दे जाते थे। लोग ये भी कहते थे कि उसकी भाभी रमण की शादी इसलिए नहीं होने देना चाहती कि उसकी अपनी हसरत पूरी नहीं होती। उदासी, खिन्नता, अपमान, पराजय से शायद रमण किसी प्रेत की तरह ठंडा भी पड़ गया था। रात के अंधेरे सन्नाटे में सहसा वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देता था। जो भी चीजें हाथ में आती थी उठाता, फेंकता और तोड़ता था और भाभी को गालियां देता। भाभी के हाथ रोने की मनहूस आवाज बालकनी से तैरकर अंदर आती तो इनकी बाहों में भी रिवर्स कंपन दौड़ जाता। मैं भी सिया उठती सर्दी की खामोश सहमी अंधियारी रात में। घरों की खिड़कियां खुल जाती और गर्म कपड़े लपेट कर लोग बाहर झांकने लगते। रमन चीखने लगता और चीखते चीखते उसकी आवाज भरता जाती, जैसे क्रोध से फटता हुआ कहता जाता, यह शोभन, इस शोभन को भी मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, छुरा मार दूंगा। कभी कभी उसके स्वर में लाचारी होती थी। वह रोता था और इस बात की कसम खाता था कि वह पढ़ेगा, बड़ा अफसर बनेगा और शोभन की तरह किसी सुंदर लड़की से शादी करके घर बसाएगा। दिनों बाद एक दिन शोभन ने बताया कि रमन ने यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर दिया है, लेकिन यह सत्य बात सुगत साबित नहीं हुआ। एक दिन मैंने देखा यूनिवर्सिटी जाते वक्त मेरे पीछे पीछे वो चला आ रहा है। मैं अस्थिर उठी, लेकिन फिर मैंने अपने आप को संभाल लिया। अगले दिन फिर उसी तरह रिक्शे का पीछा करता हुआ रमन दिखा। मुझे खींच हुई और फिर वह क्रम लगातार चलता रहा। कभी कभी ऐसा लगता कि वह साइकिल पर पीछे पीछे आते वक्त कुछ बुदबुदाता है और कभी कभी गुस्से से तमतमा भी उठता है। उसका आतंक जब सीमा से बाहर हो गया तो एक दिन मैंने चुपचाप अपनी सास से सब कुछ बता दिया। शोभन से भी कहा। हल्की सी चिंता इनके चेहरे पर उभर कर डूब गई। फिर वे बोले, कोई बात नहीं, तुम्हारा मन पवित्र है तो रमन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम उसकी तरफ ध्यान मत दो। ध्यान मैं न देती, लेकिन परिस्थिति उतनी सहज नहीं थी। घर लौटने के बाद रात को रमन का वह पागलपन हर दिन बढ़ता जाता था। कभी कभी विधवा भाभी की छोटी सी बच्ची तक को पिटता था। उस मासूम बच्ची के चित्कार से और भाभी के रुदन से वातावरण कांप जाता था और हम दोनों को नींद गायब हो जाती थी। अगले रोज यूनिवर्सिटी जाते वक्त मेरे मन का आतंक अनचाहे और अधिक गहरा हो जाता। कभी कभी लगता कि यूनिवर्सिटी ना जाओ तो अच्छा है, कोई नौकरी तो करना नहीं। मन को समझाने की कोशिश करती। रमन का साहस या तो बढ़ता जाता या फिर उस पागलपन हावी होते जा रहा था। उसकी आंखों में भयानकता झलकती थी। क्लास खत्म होने के बाद अंदर घुरता रहता और मेरे बाहर निकलने का इंतजार करता रहता। मेरे बाहर आते ही वो पीछा करना शुरू कर देता। फिर एक दिन मैंने देखा उसने अपनी साइकिल के कैरियर पर एक बड़ा सा पत्थर रख छोड़ा है। वो पत्थर बराबर वहाँ दिखाई देता है और लगता कि वह किसी अज्ञात से बदला लेना चाहता है। उस दिन यूनिवर्सिटी पहुँचने से थोड़ा पहले ही अचानक रिक्शे की चैन उतर गई। रिक्शावाला उतरकर चैन चढ़ाने लगा। तभी मेरी नज़र पड़ी रमन पर। मैं सन्नाटे में आ गई। साइकिल छोड़कर उसने कैरियर पर रखा पत्थर उठा लिया था। शायद मुझ पर फेंकने जा रहा था। आज शायद अनहोनी घट जाएगी। डर से मेरी आंखें बंद हो गई। भयंकर आतंक के कुछ क्षण कैसे बीते मुझे पता नहीं। जब मैंने आंखें खोली तो पाया कि रमन ज्यों का त्यों पत्थर उठाए जड़ हुआ खड़ा है। मैंने कांपते स्वर में शायद उससे कहा था कि मैंने उसका क्या बिगाड़ा है। रमन रोज से कांपता हुआ गालियां बकता रहा और फिर पत्थर एक और फेंक कर चला गया। तनाव के वे क्षण बीत गए। उसके बजाय अब शोभ उभर आया। यूनिवर्सिटी पहुंचते ही रिक्शे से उतरकर मैं सीधे प्रॉक्टर के कमरे गई। घबराहट से कांपती आवाज में किसी तरह मैंने रमन की घटना बता दी। प्रॉक्टर ने संजीदगी से सुना और मुझे निडर होकर जाने को कहा। मन फिर भी भय से कांप जाता। समझ में नहीं आ रहा था कि रमन की इस दुश्मनी की वजह क्या है। क्लास में मैं कैसे बैठी मुझे पता नहीं। शायद शरीर ही क्लास में था, मन नहीं। क्लास खत्म हो जाने के बाद भी आतंकित मन के लिए मैं स्टाफ रूम के सामने जाकर खड़ी हो गई। बहुत साहस करके किसी तरह मैंने चिक उठाकर अंदर देखा।
शोभन शर्मा जी के साथ किसी बहस में व्यस्त थे। शर्मा जी ने ही पहले मुझे देखा, आग्रह से अंदर बुलाया। बहुत चाहकर भी मैं अपनी घबराहट छिपा नहीं पा रही थी। शर्मा जी भी इस बात को समझ गए, पूछा भी, लेकिन मैं बात टाल गई। शोभन मुझे देखकर शायद हचकिचा गए, फिर संकोच छोड़कर पूछा, क्यों कुंतल, बात क्या है? चाहा कि बात कह दूं, लेकिन रुक गई। सिर्फ इतना कहा कि कुछ ज़रूरी काम था, इसलिए सोचा कि आपके साथ ही घर चलूं। परिस्थिति के बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं था। बोले, अभी तुरंत जाना तो मुश्किल होगा, मुझे अभी क्लास लेनी है। मन में फिर उभरा कि जो कुछ घटा है वो कह दूं, क्योंकि उसके बिना ये परिस्थिति की गंभीरता समझेंगे नहीं। लेकिन संकोच ने फिर मुझे बांध लिया। लेकिन फिर उपाय क्या है? अकेले वापस जाना होगा। मन भय से कांप कांप उठा। उनके पास आकर भी समाधान मिला नहीं। इनका सहज भाव से यह कहना कि तुम घर जाओ, मैं क्लास लेने के बाद आऊँगा, मुझे कचोट गया। लगा मुझे तूफान में अकेले छोड़ दिया। पैर के अंगूठे की ओर दृष्टि गड़ाए मैंने लंबी सांस ली और बहुत बेसहारा महसूस करते हुए बाहर आ गई। मन खींच से भर उठा। शोभन समझते क्यों नहीं? अगर कुछ विशेष कहना न होता तो मैं आती क्यों, और वहाँ उन सबके सामने कहती भी क्या? रिक्शे पर बैठकर घर लौटी तो रास्ते पर भय से चौकन्नी होकर आगे पीछे देखती रही, दूर दूर तक कि कहीं वो पागल प्रेत दिखाई न दे जाए। मन ही मन बार बार अपने इष्ट का ध्यान भी करती रही थी। घर पहुंची तो जैसे सांस लौटी। सबसे पहले जैसे तैसे सारा कांड माँ को सुना गई। उन्होंने प्यार किया और फिर सहलाते हुए बोली, ईश्वर रक्षा करेगा, सब ठीक हो जाएगा। शुक्र है उसने तुम पर पत्थर फेंक नहीं दिया, नहीं तो मैं अपनी बहू कहाँ से लाती। थोड़ा खाकर स्वस्थ हो ले, शोभन आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। मेरा मन घटनाओं से उलझकर खिन्न हो गया था। जबान का स्वाद जैसे बिगड़ गया था। खाने का जी नहीं था, फिर भी किसी तरह नाश्ता किया। तभी दरवाजे पर आवाज़ हुई। जाने क्यों मैं सहसा घबरा गई। माँ ने मेरे आतंक को समझ लिया। उठते हुए बोली, तुम बैठो, अब से मैं ही दरवाज़ा खोला बंद किया करूँगी। दरवाज़ा खुलने ही की आहट हुई और शोभन की आवाज़ें आई। माँ, तुम कुंतल नहीं आई क्या? कहते हुए अंदर आ गए। उनकी उत्सुकता और चिंता उनके चेहरे पर उभरी हुई मैंने देखी। मैं आश्वस्त हुई। मुझे देखते हुए निकट आए और फिर माँ के संकोच से अलग हट गए। हाथ मुंह धोया और तुरंत अपने कमरे में चले गए। नाश्ता लेकर जब मैं पहुंची तो लगा आतुरता से प्रतीक्षा कर रहे थे। हाथ से नाश्ते का सामान लेकर जल्दी से एक तरफ रखा और बाहें पकड़कर खींचते हुए बोले, क्या बात थी, आज स्टाफ रूम में कैसे आ गई? चेहरे में झांकते हुए किसी सीमा तक मुग्ध आंखों से देखते हुए उन्होंने कहा, विभाग में लोग तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहे थे, बल्कि मैंने जब तुम्हें अकेले भेज दिया तो शर्मा जो बरस ही पड़े। उन्होंने कहा कि वो तो संकोच कर रही होगी, पता नहीं कौन सा काम था, तुम्हें सुनना तो चाहिए था। वैसे सच बताओ कुंतो, तुम्हारा स्वर सुनने के लिए ही तो जीता हूँ। बाद में तो मुझे ही लगा कि भूल हुई। तुम्हारे जाने के बाद तो जी भी उखड़ गया था। पता नहीं क्यों कुछ आशंकाएं भी मन में तैरने लगी। मेरे कंधों को भींचकर जैसे उन्होंने आशंका का समन कर लिया। फिर कान के पास होठ लाकर धीरे से बोले, कहीं चलना था? उन क्षणों की मधुरता को सहसा तोड़ने का साहस मुझे भी नहीं हुआ। पहली बार मैं बात टाल गई। बोली, कुछ भी तो नहीं, आप पहले नाश्ता कीजिए। मन के गहरे में छुपी हुई बात उनसे पढ़ी ना जाए, ऐसा भी संभव नहीं था। यह मुझे भी मालूम था। मैं ये भी जानती थी कि जब तक अंदर की बात उन्हें बताऊंगी नहीं, तब तक वे बात को टालने नहीं देंगे। इसलिए तुरंत ही मैं शर्मा जी के बारे में पूछने लग गई। इतना अंतराल अवश्य हो सका कि वे चाय पी ले, लेकिन फिर तुरंत ही वे प्रसंग पर लौट आए। मैं बर्तन लेकर उठने को ही थी कि उन्होंने फिर हाथ थाम लिया। तन्मय होकर बोले, छोड़ो ना ये सब कुंतो, पहले बात बताओ ना, क्या हुआ? सच तो यह है कि अब वह बात बताने का वैसा साहस और मैं बटोर नहीं पा रही थी। रमन की वह घटना इनके भावुक हृदय पर कितना गहरा आघात पहुंचा सकती है, इसका अनुमान मुझे था, किंतु वे अब इस बात को अच्छी तरह समझ गए थे कि मैंने उनसे कुछ छुपाया है और उसे छुपा ही रहने देना चाहती हूँ। ऐसे क्षणों में दूसरों को विवश करना उन्हें आता था। बस अपनी बाहों में कसकर जकड़ लिया। एक क्षण के लिए लगा कि कहीं उस दबाव से ही बात बाहर ना आ जाए, लेकिन संतुष्ट हुई कि एक चुंबन ने होठों को बंद कर दिया। लेकिन कितनी देर? अंतर की बात चुंबन की मधुरता के चुंबकीय आकर्षण के साथ साथ होठों तक आ गई। बात कहते कहते मन भारी हो आया, आंखें भीग गई। रमन की उस हरकत के एक एक पहलू के बारे में विस्तार से उन्होंने सुना और गंभीर हो गए। मेरे कंधों पर से उनकी बाहों का कसाव ढीला हुआ और वो धीरे से उठकर खड़े हो गए। कुछ देर सोचते रहे और फिर जैसे उलझे हुए और खोए हुए से कमरे में टहलने लगे, इधर से उधर, उधर से इधर।
वे उसी तरह टहलते रहे और मैं उद्वेग से घुटती रही। गहरा मौन मेरे अंतर को सालने लगा। बेचैन होकर मैंने कहा, आप अचानक चुप क्यों हो गए? मुझे घबराहट हो रही है।